क्लास 2 हिस्ट्री राइटिंग इन इंडिया, भारत में इतिहास लेखन। हिस्ट्री राइटिंग इन इंडिया, भारत में इतिहास लेखन। तो पहले वाले लेक्चर में तो आपको आइडिया मिल गया था कि हिस्ट्री क्या होती है। अब अपन को देखना है कि हिस्ट्री राइटिंग कैसे चलती रही पूरे भारत में। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका रहेगा आपके लिखने का। अगर ये पूरा पेज है तो थोड़ा सा साइड में जगह छोड़ देना, जो भी डिक्टेशन रहेगा वो यहाँ लिखोगे, और जो भी आप अपनी मर्ज़ी से, जो मैं डिक्टेट नहीं करवाऊँगा, मैं केवल बोलूँगा, वो आपको अपनी मर्ज़ी से साइड बाय साइड में जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स लगें, आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लगें, वो लिखते चले जाना। ठीक है, ऐसा पैसेज नहीं कर सकते तो फिर जनरल राइटिंग रखो पूरी की पूरी, और बीच बीच में जो भी इम्पोर्टेंट लगे वो लिख सकते हो आप। ठीक है, तो आज देखना है कि इतिहास लेखन कैसे होता है। और ऑब्वियसली पश्चिम की जगत में जो स्टाइल होती है हिस्ट्री लिखने की, उस इतिहास से तो सेम बिल्कुल भी नहीं होगा इंडिया का। ओके, कि लिखा कैसे जाता है इतिहास। तो हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री? यस, हेरोडोटस। और हेरोडोटस जो था उसका समय था 2nd सेंचुरी BC, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हेरोडोटस ने सबसे पहले पूरी दुनिया में इतिहास लिखने का काम स्टार्ट किया था। राइट, इंडिया के कंटेक्स्ट में कौन होगा इतिहास लिखने वाला व्यक्ति? एक ही हो सकता है, कलहन। ठीक है, जिसने लिखी थी राज तरंगिनी, एक पुस्तक जिसमें थोड़ा बहुत हिस्ट्री का एसेंस आया। तो कलहन जो था, अगर उसका समय अपन देखें तो वो उस व्यक्ति ने अपनी राज तरंगिनी या जो भी उसने किताब लिखी वो लिखी थी 11th सेंचुरी AD में। तो ये क्या हो गया? ये तो बहुत बड़ा फर्क नज़र आ गया। एक व्यक्ति ने आज से 2200 साल पहले इतिहास लिखना शुरू किया, और हमारी तरफ से आज से सिर्फ 900 साल या 1000 साल पहले इतिहास लिखना शुरू हुआ। तो एक टेक्निकल डिफरेंस निकल के आता है कुल मिला के 1300 साल का। इतने ज़्यादा पीछे चले गए हम। राइट, राज तरंगिनी लिखी थी उन्होंने, बाय द वे। ठीक है, राज तरंगिनी का मतलब होता है स्ट्रिंग ऑफ रिवर, स्ट्रिंग्स ऑफ रिवर, ऐसे बोला जाता है। राइट, अब क्यों इंडियंस ने इतनी जल्दी हिस्ट्री नहीं लिखी, या हिस्ट्री राइटिंग भारत में आखिर कब डेवलप हुई? अब आप ये बताओ कि किस समय से भारतीय इतिहास लिखना शुरू हुआ था। इस व्यक्ति ने अगर को बोला जा रहा है कि भारत में इतिहास लिखने की शुरुआत कलहन से मानी जा सकती है, मान नहीं रहे, मानी जा सकती है, ये बोला है मैंने। हिस्ट्री में राइटिंग अगर भारत के बारे में हो तो वो एक ही प्रकार के लोगों ने शुरू किया था, और उनका नाम था अंग्रेज। ठीक है, हिस्ट्री लिखना इंडिया के लिए किसने स्टार्ट की है? ब्रिटिशर्स ने ही स्टार्ट की है। ठीक है, तो ऐसा क्या शौक चढ़ा उनको कि उनको भारत का इतिहास लिखना था? क्या शौक चढ़ा होगा? क्यों लिखा? कहानी बताई थी ना, भारत का इतिहास क्यों लिखेंगे अंग्रेज? आपको पूरी कहानी बताई थी कि किस तरीके से भारत व्यापार करता था यूरोप से। यूरोप के बाद फिर वो जो व्यापार होता था वो 2 शहरों से होता था, रोम और वेनिस, और वहाँ पे वो 2-3 चीज़ें भेजा करते थे, जैसे कि कपास। फिर कपास के 2 प्रकार होते थे। कपास के 2 प्रकार में पहला प्रकार होता था महीन, और दूसरा होता था कमीन। ओके, 2 टाइप के कपास होते थे। तो पहला कॉटन महीन का मतलब होता था फाइन, एकदम ब्रांडेड। ओके, और दूसरा थोड़ा सा कोर्स होता था, मतलब थोड़ा सा रफ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रफ। महीन में अगर अपन बात करेंगे तो बड़े बड़े जो ब्रांड्स होती हैं, जैसे कि पीटर इंग्लैंड, कभी कपड़े देखे होंगे उसके, पीटर इंग्लैंड के तो एकदम महीन कॉटन से बनते हैं वो। लेकिन जब हम कमीन की बात करते हैं तो शायद यहाँ पे वो आ जाता है खादी। राइट, अब खादी की क्या स्पेशलिटी रहती है? यहाँ पे भारत में खादी बनता था, बट बाहर क्यों नहीं यूज़ होता था? बाहर हमेशा ये वाला चाहिए होता था, यूरोप में महीन चाहिए होता था, क्योंकि क्वालिटी में वो ज़्यादा फोकस करते थे, और हमारे पास क्या बच जाता था? कमीन। ओके, तो उससे बन जाती थी खादी। अब खादी को थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तो खादी में परफेक्शन नहीं होता है। खादी कहीं कहीं से बिल्कुल साफ रहती है, और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है, उसके रेशे एक जैसे लगते नहीं हैं, तो उसको अपन खादी का कपड़ा बोल देते हैं। इसके अलावा और क्या जाता था? स्पाइसेस जाते थे, मसाले। उसका एक ही कारण था जाने का, मसाले नहीं खाने थे उनको, जो मीट वगैरह होता था उसको थोड़ा सा प्रिजर्व करने के लिए वो अपने पास में रखा करते थे। ठीक है, अब ये जो भी व्यापार होता था हमारा और यूरोपियंस के बीच में, उसको इंडो यूरोपियन ट्रेड बोला जाता था। और ये ट्रेड कब तक चला था?
चौथी या 5वीं शताब्दी तक बहुत बढ़िया चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से व्यापार क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि उस तरफ से यूरोप में बाइजेंटाइन साम्राज्य जो होता था वो भी क्या हो गया, शिफ्ट हो गया वेस्ट की तरफ, इंडिया से दूर हो गया। तो अचानक से एक गैप हो गया कि भारत अब यूरोप से उतना व्यापार नहीं कर रहा है। व्यापार भले ही होता होगा, लेकिन अचानक से गिरावट इतनी आ गई थी कि प्रॉफिट ज़्यादा इंडियंस को नहीं होता था। उस तरफ तो बाइजेंटाइन थे, लेकिन 4th सेंचुरी के आसपास कुछ और भी थे भारत की तरफ, जिनको बोला गया कुषाण। भारत की ओर से कुषाण होते थे। हाँ, अब ये जो कुषाण थे, ये भी इनके अंत का अगर मैं समय देखूं तो शायद यही समय मिलेगा। ओके, 4th सेंचुरी के आसपास कुषाण भी इंडिया से जा चुके थे या धीरे धीरे समाप्त हो गए थे। अब जब ये व्यापार भारत और यूरोप के बीच में 4th सेंचुरी में समाप्त हुआ, तो फिर से कब आया, ये शुरू हुआ फिर से 7th सेंचुरी में। ओके, लेकिन 7th सेंचुरी में शुरू होने के बाद एक फर्क आ चुका था। 4th सेंचुरी तक तो डायरेक्ट इंडिया और यूरोप व्यापार करते थे, लेकिन 7th सेंचुरी में जब व्यापार शुरू होना स्टार्ट हुआ, तब भारत और अरबियों के बीच में व्यापार शुरू हुआ। बिकॉज यूरोप, अरब और भारत सीक्वेंस में है, और अरबियों को यह समझ में आ गया था कि मुनाफा अगर कमाना है तो भारत से खरीदो और जाके कहाँ बेचो, रोम और वेनिस के शहरों में जाके बेच दो, तो ज़्यादा फायदा रहेगा। उस वक्त तक कुषाण वगैरह तो जा चुके थे, लेकिन आने वाले समय में कॉटन और स्पाइसेस के अलावा तीसरी चीज़ आने वाली थी सिल्क। ठीक है, उसके बाद में क्या बनेगा, सिल्क रूट बन जाएगा, जिसमें आगे चल के चीन भी जुड़ जाएगा। ओके, और आगे जुड़ने के बाद में सिल्क की अगर अपन बात करें तो सिल्क का जो हमारा ट्रेड स्टार्ट हुआ वो भी कब से स्टार्ट हुआ, 7th सेंचुरी से शुरू हो गया था पूरी तरीके से। अब अरब के साथ जब हमने व्यापार करना शुरू किया तो भारत में कौन थे, 7th सेंचुरी के आसपास भारत में शायद आपको मिलेंगे, जैसे 4th सेंचुरी में कुषाण मिले, तो 7th सेंचुरी में आपको मिल जाएंगे सातवाहन। ओके, तो समय के साथ साथ ये किंगडम्स भी चेंज होते जा रहे थे, सब बदलते जा रहे थे, ये सब हुआ। इमेजिनेशन बिल्कुल क्लियर रखिएगा, हम बस व्यापार की बात कर रहे हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन शायद कुछ पॉइंट्स रह गए थे, जैसे सातवाहन के बारे में नहीं बताया था, केवल भारत अरब की बात की थी। तो भारत में कौन थे उस वक्त, सातवाहन थे 7th सेंचुरी के आसपास। ठीक है, क्या होता था पहले, भारत का अगर पश्चिमी तट है वहीं से सारे व्यापार होते थे, लेकिन सातवाहनों के आने के बाद पूर्वी तट से भी, क्योंकि सातवाहन पहले थे जो पूर्वी तट तक भी पहुंच गए थे, और वहां से भी व्यापार होना शुरू हो गया था। और जितने भी अरबी आते थे वो सब कहाँ से व्यापार करते थे, भारत के पश्चिमी तट से। अब उस वक्त भी कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह रहे होंगे, आईवीसी की बात नहीं कर रहे हो, तो लोथल वगैरह हैं। उस वक्त कुछ इंपॉर्टेंट अगर तट देख लो तो थाने का तट बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। थाने नाम सुना भी होगा, बॉम्बे के पास में, मुंबई के पास में। पूरा मालाबार कोस्ट, पूरे मालाबार तट इंपॉर्टेंट बंदरगाहों से सजे हुए रहते थे। ओके, अब ये जो लोग होते थे अरबी, जो यहाँ आते थे मसाले और कॉटन लेके चले जाते थे, ये दूसरों को आने नहीं देते थे, यूरोपियंस को आने नहीं देते थे, जिसकी वजह से यूरोपियंस ने आगे चल के कॉलोनाइजेशन करने का सोचा कि अब बस बहुत हो गया है, अपन को खुद चलना पड़ेगा, नहीं तो बीच का मुनाफा सारा अरब खा जाते हैं और हमको बहुत बड़े महंगे में ये बेचा करते हैं। और भी बहुत कुछ हुआ, रेनेसॉ होगा, एनलाइटमेंट होगा, पुनर्जागरण होगा, एक एक को अपन ध्यान से पढ़ेंगे 2-2, 3-3 घंटे तक। ठीक, अब अरब इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते थे? अरब्स के पास में बहुत ही संकरी जगह थी। अगर वो जगह संकरी नहीं होती तो शायद यूरोपियन बड़े आसानी से आ जाते। उस संकरी जगह का नाम था भूमध्य सागर। बहुत छोटी जगह है वो। अगर हिंद महासागर को या पैसिफिक को देखें तो भूमध्य सागर बहुत छोटी चीज़ है, और भूमध्य सागर के सीधे आगे जाएं तो हमको लाल सागर मिल जाता है, रेड सी, जो भी एक संकरी जगह है। तो अरबियों का इसी इलाके में प्रभुत्व रहता था, इसलिए वो यूरोपियंस को आने नहीं देते थे। हाँ, अगर रेड सी बहुत बड़ा होता और मेडिटेरियन बहुत बड़ा होता, हिंद महासागर जैसा होता, तो फिर कौन किसको रोक लेता, पता ही नहीं चलता कि जहाज कब आया और गया। लेकिन उन दोनों जगहों पर जहाज निरीक्षण पे रहते थे और पता चलता रहता था। इसीलिए जरूरत क्या आन पड़ी कि अब हमारा काम भूमध्य सागर से तो नहीं हो पाएगा और ना ही हमारा काम रेड सी से हो पाएगा, तो हमको एक नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और वही नया रास्ता ढूंढने की स्टार्टिंग हुई। बहुत सारे पुर्तगालियों ने स्कूल भी खोले थे, मैंने बताया था, हेनरी करके।
तो हेनरी द स्कूल करके, हेनरी द नेविगेटर बोलते थे उसको, उसने स्कूल खोला। समय के साथ साथ वो जहाज़ों की तकनीकें सुधरने लग गई, समय के साथ कंपास का आविष्कार हो गया। तो ऐसी छोटी छोटी तकनीकों को एक विकास होने के बाद में यूरोपियंस को थोड़ी सी हिम्मत आ गई कि अब अपन थोड़ी दूसरी जगह से अपन पहुंच सकते हैं भारत की ओर, या दुनिया की पूरी खोज कर सकते हैं। और इसी का कारण रहा कि कोलंबस कहाँ पहुंच गया, अमेरिका। इसी का कारण रहा वास्को डी गामा पहुंच गया इंडिया। ओके, बट मैंने आपको बताया था वो बर्टोलोमेस डियाज करके एक व्यक्ति था जिसने भारत के रास्ते की खोज की थी। ओके, तो वो भारत नहीं आया था, वो अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के केप टाउन तक ही पहुंचा था, केप ऑफ गुड होप तक। उसके बाद उसने बताया था कि आगे की तरफ भारत है। बाद में कुछ समय बाद, 10 साल बाद, फिर वास्को डी गामा उस तरफ आया था। तो वास्को डी गामा आया था तो उसकी भी मदद एक भारतीय ने की थी। वास्को डी गामा अकेले नहीं आ गया था, एक इंडियन ट्रेडर ने उसकी मदद की थी, उसका नाम माजिद था। ओके, माजिद। अब वो डिटेल है, ऑप्शनल है ना हिस्ट्री, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, लिखते रहना सब साइड साइड में कि माजिद नाम के व्यक्ति। माजिद ऑब्वियसली मुस्लिम था और उसने हेल्प करी थी। तो अब वास्को डी गामा जी तो यहाँ आ गए और बदले में कितना प्रॉफिट मिला फिर आगे चल के इनको, 600% का मुनाफा मिला था। यानी 1 रुपये इन्वेस्ट करते तो 60 रुपये मिले थे वास्को डी गामा को। अब इनको देखे देखे बहुत सारे लोग या बहुत सारी ताकतें सेम टू सेम वास्को डी गामा की तरह भारत आना शुरू कर गई। पुर्तगाली आए, डच आए, डेनमार्क आए, फिनलैंड के आए, नॉर्वे के आए, स्वीडन के आए, ओके, फ्रेंच आए और अंग्रेज आए। लेकिन मुख्यतः कुल मिला के कितनी बड़ी पावर थी, 5 थी। 5 बड़ी ताकतें भारत में आना शुरू कर दी, जिसमें से मैंने आपको बता दिया था कि 5 ताकत में से पुर्तगाली जो थे उनका भारत में इंटरेस्ट रहा नहीं, क्योंकि मोनोपोली का खेल चल गया था। खरीदने वाले 5 थे, बेचने वाला 1 था भारत, तो बेचने वाले की ही चलती है तब, तो मुनाफा कम होने लग गया। सोचा तो ये था कि नया रास्ता ढूंढ लिया तो मुनाफा ज़्यादा होगा और अरब को काट के हम आ जाएंगे। तो डेनमार्क का रास्ता कहाँ चला गया, सॉरी पुर्तगालियों का ब्राज़ील चले गए वो। इसके बाद 2 बचे थे, एक डेनमार्क और डच। डेनमार्क और डच का इंटरेस्ट इंडिया में ना होते हुए साउथ ईस्ट चला गया, दक्षिण पूर्व की ओर। दक्षिण पूर्व की ओर क्यों गए, दक्षिण पूर्व का मतलब होता है थाईलैंड, म्यांमार, बैंकॉक, सिंगापुर, उस तरफ चले गए थे वो। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि केवल भारत में मसाले नहीं उगते थे, मसाले उधर भी उगते थे और ज़्यादा उगते थे। ओके, तो ये जो डेनमार्क के लोग थे, डच लोग थे, ये कहाँ चले गए, साउथ ईस्ट एशिया में चले गए। तो 3 ताकतें तो साफ हो गई। फिर बची 2 ताकतें, फ्रेंच का सफाया कर्नाटक युद्ध में हो जाएगा, जिसका जो युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में होंगे। उसके बाद उनके पास 2-3 जगह बचेंगी, माहे, पौंडीचेरी, यमन, ठीक है, बस ये 2-3 जगह उनके पास में रहेंगी, फ्रेंच भी चले जाएंगे। अंत में बचेंगे अंग्रेज पूरी तरीके से, और फिर उनको मिलेगी मोनोपोली। ओके, आपको ये ध्यान रखना रहेगा कि ये आपस में झगड़े क्यों, क्या कारण था इनके आपस में झगड़ने का। अब आपको जवाब देना पड़ेगा, ऑप्शनल की बात आ रही है तो आप लगातार जवाब देते रहो मुझे। क्यों झगड़ी ये 5 ताकतें एक दूसरे से, मुनाफे को लेके। 5 अगर मान लो 5 साथ में हम बोलते चलो मिलके व्यापार करते तो 5 को बराबर प्रॉफिट मिल पाता क्या, नहीं मिल पाता। इसीलिए एक दूसरे से झगड़े थे। और इनको असल में क्या चाहिए था, एकाधिकार, मोनोपोली। ठीक है, सस्ते शब्द नहीं इस्तेमाल करने पीएससी के अंदर, महंगे शब्द ही इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि मोनोपोली अगर मैंने बोल दिया तो ये एक प्रकार का कीवर्ड हो जाएगा। ओके, कीवर्ड का मतलब वही है कि आपकी कॉपी जांचने वाला एक बूढ़ा ही व्यक्ति होने वाला है। 90% चांस रहेंगे वो बूढ़ा व्यक्ति होगा जो रिटायरमेंट के 1-2 साल पहले बस निकलने ही वाला है वो। तो वो अपना पूरा जीवन कुर्बान नहीं करेगा आपके आंसर समझने के लिए या 100-150 रुपये कमाने के लिए। आपको कीवर्ड्स उसको बताने पड़ेंगे कि देखो मैंने ये लिख रखा है, ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि हाँ इसको सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो है, पूरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये कुछ ऐसे शब्द लिख रहा है जिससे मुझे आंसर समझने में आसानी हो रही है। तो उसकी सहूलियत के हिसाब से भी आपको आंसर्स लिखने पड़ सकते हैं। और ये यूनिवर्सल रूल है, आपने अपने आंसर में अगर कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर लिया तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और सबके साथ ऐसा होता है, लोग अपनी बातें कह तो देते हैं पूरी तरीके से लेकिन कोई कीवर्ड होता नहीं है। जैसे
क्यों आए भारत? तो भारत क्या था? सोने की चिड़िया। तो ये सोने की चिड़िया लिखना पड़ेगा आपको, मोनोपोली एकाधिकार लिखना पड़ेगा, तब जाके मार्क्स मिलेंगे। वो पूरा आंसर पढ़ने की इतनी मेहनत करेगा नहीं आप कभी भी। ओके तो मोनोपोली के लिए बहुत सारे युद्ध हुए फ्रेंच कंपनीज में से, कुछ इनहेरिटेंस की वजह से, ठीक है, कि आगे चल के फ्रांसीसी क्षेत्र जो भारत में है उसको कौन संभालेगा, उसको लेके भी कुछ विवाद हुआ। तो अंततः फ्रांस भी चले ही गए, बस 2-3 जगहों पे अपनी कंट्रोलिंग उन्होंने रखी। फाइनली आए अंग्रेज पूरी तरीके से। अब ये बताने का कारण क्या है कि कीवर्ड्स जरूरी हैं। ऑप्शनल पेपर 1 250 का होगा और पेपर 2 250 का, ठीक है। कुल मिला के 500 नंबर, आपको हर तरीके से 300 नंबर बनाने होंगे और वो इसी तरीके से बन सकते हैं। ओके, एक ईश्वर कुमार था 2017 या 18 में उसकी रैंक बनी थी, पिछले साल ही रैंक बनी है उसकी अच्छी। 2018 में जब उसने पेपर दिया था ना, उसके हिस्ट्री ऑप्शनल में 216 नंबर आए थे बस 500 में से। लेकिन जब उसने अगले साल पेपर दिया तो उसके 320 आ गए। सिलेक्शन 850 पे है और उसने हिस्ट्री का खेल कैसा खेल दिया। अब उसको कहाँ जाना है? ज़्यादा से ज़्यादा 400 नंबर बनाने थे मैक्स टू मैक्स। कुछ तो फर्क हुआ होगा उस इंसान के साथ में। शायद वो इतिहास को अलग तरीके से समझता था, या शायद वो केवल रट रहा था चीज़ों को, और इस बार वो क्या करने लग गया, उसे समझने लगा, उसके कारण देखने लगा। ये फर्क आता है नंबर्स का। आप सामने कारण बताओ। फैक्ट वैक्ट सब फालतू की बातें होती है, तारीखें वारीखें कोई काम नहीं आती, तारीखें ज़्यादा। ओके, आप कहानी याद होनी चाहिए बस। कहानी याद रहेगी तो डेट कहीं नहीं जाने वाली आप उसके दिमाग से, डेट भी कहीं ना कहीं साथ में रहेगी ही रहेगी। ओके, तो डिफरेंस देखो अंडरस्टैंडिंग का। उसने यहाँ पे क्या समझा होगा इतिहास को और उसने यहाँ पे कैसे समझा होगा इतिहास को, ठीक है। ये फर्क होता है, हिस्टोरिकल सेंस बढ़ाना पड़ता है, जो इंडियंस में था नहीं बहुत पहले। तो इंडिया का प्रॉफिट जो था वो बहुत अच्छा ही था, और इंडियंस जो थे वो 18th सेंचुरी तक वैसे भी उन्होंने खूब कमाया, अंग्रेजों इंडियंस ने, भारतीयों ने। क्योंकि क्या होता था, कारण भी मैंने आपको बताया था, 18वीं शताब्दी तक भी भारत मुनाफे में कैसे रहा, उसका सबसे बड़ा रीज़न था पेमेंट जो होता था वो गोल्ड और बुलियन में होता था, गोल्ड एंड सिल्वर में होता था। इनको इसके अलावा और कुछ समझ में नहीं आता था। अब इसका इफेक्ट ये होने लगा कि आगे चल के कहाँ का गोल्ड एंड बुलियन खत्म हो जाएगा? ब्रिटिशर्स का। और ब्रिटिशर्स कहाँ से लाते थे भारत को देने के लिए सोना चांदी? अफ्रीका और अमेरिका से। ओके, ये 2 जगह से, वहां से लूटते थे, यहाँ आके देते थे, यहाँ से मसाले का पास लेते थे और जाके यूरोप में जाके बेचा करते थे। ये सिस्टम चलता था। बट इससे प्रॉब्लम ये हो गई कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने बोल दिया कि समय के साथ साथ गोल्ड और बुलियन खत्म होते जा रहे हैं और व्यापार करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी वाले रईस होते जा रहे हैं। तो कल को ये इतने रईस ना हो जाएं कि पार्लियामेंट में सीट खरीद लें और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कानून बदलने का तरीका भी सोच लें। पार्लियामेंट में एक बार आ गए तो ये कर सकते हैं। तो आवाज़ें उठने लगी, और आवाज़ें उठने लगी का असर क्या रहा? 18th सेंचुरी के बाद धीरे 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 व्यापार में पाबंदी लाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी की। फिर वो चाय चीनी तक रहने दिया और बाद में क्या कर दिया? बंदी कर दिया। ओके, ये रीज़न था कि क्यों व्यापार में कमी लाएगी। अब चलो ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को तो बोल दिया कि आप व्यापार इतना करोगे नहीं, आप कम व्यापार करोगे। दूसरी चीज़ बोली, गोल्ड और बुलियन नहीं मिलेगा पेमेंट करने के लिए। क्यों बोला होगा ऐसा कि सोना और चांदी पेमेंट करने के लिए नहीं मिलेगा? अब आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया है पार्लियामेंट या गवर्नमेंट के द्वारा कि तुम हमसे गोल्ड बुलियन ले जाते हो और वहाँ पर व्यापार जो भी चीज़ें खरीदनी होती है वो परचेस करते हो, यहाँ के बेच देते हो। ठीक है, हमको मुनाफा मिलता है, लेकिन हाथ से तो गोल्ड जा रहा है ना। तो गोल्ड एंड बुलियन में पेमेंट नहीं होगा, इसलिए हम आपको देंगे भी नहीं। क्या रीज़न रहा होगा गोल्ड और बुलियन नहीं देने का? क्योंकि यही सोना और चांदी अब इस्तेमाल होने वाले थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में फैक्ट्री खोलने के लिए। क्योंकि अब कपड़े मंगाने की ज़रूरत नहीं थी, अब तो कपड़े हम खुद ही बना लेंगे। वो तकनीक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आ गई थी। आया समझ में? चीज़ों को ऐसे कनेक्ट करते रहना, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है, बस पहुंचने की देरी है, और हर चीज़ मालूम भी है, बस वो लिंक
लिंक जो है ना वो जुड़ नहीं पाता। वायर जुड़ेगा तभी बल्ब जलेगा ना, वो वायर जोड़ना सीखना पड़ेगा पहले, राइट। तो ये सब हुआ। फिर मैंने आपको नाम बताया था कि ये जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के रईसजादे होते थे, पार्लियामेंट में जो सीट खरीद लेते थे, इनको लाड़ साहब बोलते थे, राइट, लाड़ साहब बोला जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की अब आने वाली जो ज़रूरत थी वो अब ये होने वाली थी कि हमको तो पार्लियामेंट ने मना कर दिया है कि गोल्ड सिल्वर नहीं मिलेगा, कारण भी बता दिया कि वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हो रहा है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को तो सोना चांदी चाहिए था, नहीं तो वो व्यापार कैसे करते। प्लस पार्लियामेंट ने और गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया था कि भारत की चीजें हमको अब नहीं चाहिए। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की दो समस्या, सोना चांदी चाहिए और बेचने की नई जगह चाहिए। तो वो ध्यान कहाँ आकर्षित करेंगे, चाइना या नॉर्थ ईस्ट उस तरफ, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, ठीक। लेकिन पैसे कहाँ से लाएं? तो पैसे लाने के लिए अब तो युद्ध लड़ना पड़ेगा। और फिर बैकग्राउंड बनता है बैटल ऑफ पलासी का। पलासी में तो ज़्यादा कुछ मिला नहीं, मिला बैटल ऑफ बक्सर में, ठीक है, 64 में। बैटल ऑफ बक्सर के बाद में फिर अगले ही साल 65 में एक संधि हो गई जिसको इलाहाबाद की संधि बोलते हैं। इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो उसके दो प्रकार थे। एक संधि हुई थी अवध के नवाब के साथ, हाँ बिल्कुल, शुजाउद्दौला के साथ एक संधि हो गई थी, और दूसरी संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय के साथ में। शुजाउद्दौला को थोड़ा साइड में रखो, वो इतना ज़रूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट संधि किसके साथ थी? ये अपने शाह आलम द्वितीय के साथ में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो मुगलों का राजा था और मुगल डिक्लाइन हो ही रहे थे, ख़त्म हो रहे थे। केवल एक फॉर्मल संधि करनी थी नाम के लिए कि हमको कुछ अधिकार मिल जाए। और उसके बाद उनको कौन से अधिकार मिल गए? दो प्रकार के अधिकार होते थे। अगर हम मुगल प्रशासन देखें तो प्रशासन कैसे चलता था मुगलों का? एक तो होता था दीवानी, है ना, और दूसरी होती थी निजामत, ठीक है। दीवानी का मतलब क्या होता था? रेवेन्यू लेना, जमीन से कर लिया जाना। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की वजह से क्या मिल गया था अंग्रेजों के पास में? दीवानी राइट्स मिल गए थे, ठीक है, कि जमीन से कर लिया जा सकता है। तो अब पैसा आना स्टार्ट होगा और यही पैसा जो दीवानी से आएगा अंग्रेजों के पास, उससे वो फिर से मसाले और कॉटन खरीदेंगे और जाके कहाँ बेच देंगे? जहां वो चाह रहे हैं, जहां भी वो चाह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट एशिया के रीजन में, सॉरी साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में। अब प्रॉब्लम वाज दैट कि आधा प्रशासन आने के बाद समझ में आया कि पैसा तो आ रहा है, बचा हुआ आधा प्रशासन का भी लालच आया कि अगर आधा बचा हुआ प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने पास आ गया तो अपन को क्या होगा? डबल इनकम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दूसरा प्रशासन जो था वो था निजामत। निजामत का मतलब होता था राइट्स फॉर आर्मी, सेना रखने का अधिकार, उसको निजामत बोलते हैं। अब इस निजामत के अंदर एक और भी चीज होती थी, न्याय। आप एडमिनिस्ट्रेशन को देखो ना थोड़ा सा, आप ये सोचो कि हर कोई यूपीएससी देता है तो डीएम बनने की ही क्यों सोचता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही क्यों बनना है सबको? कलेक्टर ही क्यों बनना है? क्यों बनना है? आंसर बोलो ना, जो तुम्हारे जबान पे है वही है आंसर। पावर, सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर के पास ही होती है। बिकॉज पुराना समय और आज के समय को लिंक करके देखते हैं। उस समय दीवानी अधिकारी होता था और एक निजामत अधिकारी होता था, और दोनों किसको रिपोर्ट करते थे? सम्राट। उसी को रिपोर्ट करेंगे कि आज दिन भर क्या हुआ। आज अपन देखें तो आपको किसी जिले के अंदर रेवेन्यू ऑफिसर मिलेगा, राजस्व अधिकारी, और आर्मी की जगह तो पुलिस होती है तो आपको एसपी मिलेगा। ये दोनों किसको रिपोर्ट करते हैं? शाम को डीएम को रिपोर्ट करते हैं। तो ज्यादा ताकतवर कौन? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ज्यादा पावरफुल। अगर कोई व्यक्ति आईपीएस है तो वो आईएएस के अंडर में ही रहने वाला है। ओके, एसपी जो रहेगा वो किसके अंडर में रहने वाला है? रिपोर्टिंग किसको करनी पड़ेगी? डीएम को ही करनी पड़ेगी हर रात को कि मैडम आज दिन भर में इतना कुछ हो चुका था। सिस्टम वैसा का वैसा ही है। क्या बदला? वही चल रहा है, आज भी वैसा ही होता है।
फिर निजामत के अलावा इनके पास में एक और ताकत होती थी, जस्टिस, न्याय करने की। ओके, तो कुल मिला के 3 ताकतें होती थी, दोनों इंपीरियल्स वगैरह को रिपोर्ट करते थे। आगे चल के व्यवस्था पूरी बिगड़ेगी जब अलीवर्दी खान और मुर्शीद अली खान का समय आएगा। ओके, पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो ये भी साथ में लिख लेना कि दीवानी और निजामत कब खराब होगा, जब समय आएगा मुर्शीद अली खान और अलीवर्दी खान का। मुर्शीद अली खान और अलीवर्दी खान का पढ़ेंगे इनको बाद में, अभी तो सिर्फ बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ। 5-6 दिन यही करते रहेंगे, केवल पता होना चाहिए बस, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अंग्रेजों को मिला दीवानी अधिकार, और उसके बाद कुछ समय बाद क्या मिल गया, निजामत भी मिल गया। अब केवल एक चीज बची हुई थी जो अंग्रेजों को चाहिए थी, जस्टिस, न्याय का अधिकार भी अगर मिल जाए तो बड़ा मजा आएगा। और जस्टिस के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है क्रिमिनल, आपराधिक, और एक कौन सा होगा, सिविल, नागरिक। न्याय देना है तो 2 तरीकों से दिया जाएगा, एक आपराधिक चीजों में और एक नागरिकता की चीजों में, ठीक। ये मिल गया, ये भी मिल गया, अंग्रेजों की सेना भी बनने लग गई। अब फाइनली क्या चाहिए था, न्यायालय चाहिए था। अब न्यायालय कैसे लाया जाए, क्रिमिनल तो हम ले आएंगे और बड़ी जल्दी ले आए, क्योंकि क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, अंग्रेजों के कानून भी चलेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए क्या करती थी, अंग्रेजों का कानून का इस्तेमाल करने लग गई, जो अंग्रेज की पार्लियामेंट ने बनाया वैसा का वैसा। बट प्रॉब्लम कहाँ आने वाली थी, सिविल में। नागरिक कानूनों का क्या करें, वो तो अंग्रेजों के हिसाब से चल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ के नागरिकों का समाज अलग है, वहाँ का समाज बहुत अलग है। तो अब इसका क्या किया जाए, इसके लिए सिविल जस्टिस के लिए अंग्रेजों ने 2 लोगों का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो समाज के सबसे बड़े कानून बताने वाले होते हैं, पंडित और मौलवी। तो इधर आ गए पंडित और मौलवी कि भैया आप लोग हमारी सहायता करें, और जो भी सिविल केस होता है, कुछ मामले होते हैं गाली गलौज के, मारपीट के, तो उस मामले में हम देख लेंगे कि क्या होगा। क्रिमिनल के मामले में तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, सिविल मामलों में हमें नहीं पता। बट यहाँ पे भी एक नई प्रॉब्लम आने वाली थी। पंडित जो होते थे वो एक सर्टेन कोर्ट में, अगर कोई भी सिविल ऑफेंस हुआ है, नागरिक अपराध हुआ है, उस मामले में अगर वो व्यक्ति ब्राह्मण है तो पंडित बोलेंगे कि इसकी कम सजा है, और अगर वो शूद्र होगा तो उसकी सजा बढ़ा दी जाएगी। मौलवी भी मुस्लिम के लिए अलग इंटरप्रिटेशन, सिया के लिए अलग, सुन्नी, वो चलने लगा। तो बहुत जल्दी इनको समझ में आ गया कि ये सिविल जस्टिस के मामले में ये दोनों बहुत बेवकूफ़ बना रहे हैं अपन को, सबके इंटरप्रिटेशन अलग निकल रहे हैं, कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, पंडित बदल गया तो वो पंडित कुछ और ही बोले जा रहा है, अपनी मर्जी से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा सिस्टम बनाया, ठीक है। तो अब उनको ये समझ में आया कि यार इरिटेट हो गए हैं एक्चुअली अंग्रेज, कि यार ये तो बेवकूफ़ बनाते हैं बैठे बैठे, क्योंकि अगर मुझे सिविल के थ्रू हिंदू की बात रखनी है तो मुझे हिंदू के कानून को समझना पड़ेगा। तो हिंदू का कानून कहाँ लिखा हुआ है, मनुस्मृति, ओके। और अगर मुस्लिम की बात करेंगे तो हम शरीयत की बात करेंगे या हैडिथ की, 2 हैं, ओके। एक तो शरीयत रहता है और एक हैडिथ रहता है, राइट। तो डिफरेंस समझ में आने लग गए। अब ये समझ में आया कि पंडित मौलवियों से तो कुछ नहीं हो पाएगा, हमको भारत के समाज के वैल्यूज समझने ही पड़ेंगे। भारत के वैल्यूज समझने के लिए हमें भारत की पुरानी किताबें समझनी होंगी। पुरानी किताबें समझने के लिए हमें इनकी भाषा आनी चाहिए, और इसीलिए हम एक्सपर्ट्स बुलाएंगे और एक सेटअप लगाएंगे जिसको बोला जाएगा एशियाटिक सोसाइटी, जिसका काम क्या होगा, जिसके 2 काम होंगे। एक तो दिन भर बैठ के किताबों का परिवर्तन करना, हिंदी से इंग्लिश, संस्कृत से इंग्लिश, और दूसरा काम रहेगा जितने भी अधिकारी हैं उनको वर्नैक्युलर बनाना। वर्नैक्युलर एक्ट करके भी एक आया है, वर्नैक्युलर मतलब स्थानीय भाषा उनको सिखाना,
ये इनके 2 काम रहेंगे एशियाटिक सोसाइटी के। तो ये सोसाइटी भी बन गई और इन्होंने क्या कर दिया काम, बुकों को ट्रांसलेट करने का काम शुरू किया और साथ साथ में अधिकारियों को लोकल भाषा भी समझाने की या पढ़ाने की कोशिश करी। और इस काम के लिए एशियाटिक सोसाइटी ने जो सबसे पहली चीज डिकोड की थी या कन्वर्ट की थी वो थी मनुस्मृति, सबसे पहली। दूसरे नंबर पे कौन सी होगी? अभी मुस्लिम पे नहीं है, नहीं, यस, भागवत गीता, क्योंकि हिंदू समाज को सबसे अच्छे से समझना है, भागवत गीता को ट्रांसलेट कर दो और हम पढ़ लो कि ये समाज में ये कैसे चलते हैं। ओके, बेस है एकदम हिंदू समाज का गीता। तो पहले मनुस्मृति कन्वर्ट हुई और सेकंड नंबर पर फिर गीता को ट्रांसलेट किया गया। ओके, उसके बाद फिर ट्रांसलेटर ही ट्रांसलेटर आ गए ढेर सारे, जिसमें से एक सबसे बड़ा ट्रांसलेटर जिसने 50 किताबों को ट्रांसलेट कर दिया था, यस, मैक्स मूलर। कभी इंडिया नहीं आया है ये, बाय द वे, ऑप्शन में आ जाए ना, ये भारत आके ट्रांसलेट किया था इसने, आया ही नहीं कभी ये इंडिया। लेकिन संस्कृत आती और केवल इंडिया की 50 किताबें ट्रांसलेट नहीं की, चाइनीज किताबें भी ट्रांसलेट कर डाली। मैक्स मूलर वो आदमी का नाम था, खतरनाक आदमी, ठीक है। हालांकि ट्रांसलेशन बड़ी खुद के ढंग से ही किए होंगे, जैसा समझ में आया वैसा ही किया होगा, राइट। मुस्लिम्स के लिए शरीयत और हदीस या हदीस बोल सकते हैं, वो ट्रांसलेट हुआ था। अब जरा मिडिवल एरा में ध्यान दो, क्या यही लोग थे जो हिस्ट्री बना रहे थे या कन्वर्ट कर रहे थे? अगर हम मध्यकालीन इतिहास में देखें, जब राजा वगैरह होते थे तब भी तो हर राजा के दरबार में एक कवि बैठता था और कविताएं लिखता था, जिसमें शायद इतिहास का भी असर दिखाया जाता था, ये भी होता था, ठीक। बट उनकी चीज़ों को इसलिए नहीं माना गया, उसका कारण मैं बताऊंगा, बहुत अलग कारण है। हाँ, प्रशंसा करना। पता है चलता था कि राजा ही नहीं सब कुछ किया, पूरी पृथ्वी जीत ली है, ठीक है, भले वो 10 किलोमीटर आगे गया अपने राज्य से, तो कविता में हो जाता था पूरी पृथ्वी जीत के आया है ये, ठीक। ये सिस्टम होता है, इसलिए उसको ज़्यादा सच्चाई ना मानी जाए तो ठीक रहेगा। अब इसके बाद क्या हुआ, बहुत बड़े स्तर पर अब नई नई किताबें कन्वर्ट होने लगी। मैक्स मूलर के बाद में और भी बहुत सारे लोग आए। बड़े स्तर पर जब कन्वर्जन स्टार्ट हुआ तो उन ट्रांसलेशन करने वाले लोगों को बोला गया ओरिएंटलिस्ट। ओके, भविष्य में जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे एशियाटिक सोसाइटी में और लगातार ट्रांसलेट करने का काम करेंगे किताबों का, उनको क्या बोला जाएगा? ओरिएंटलिस्ट बोला जाएगा, ठीक है। हिंदी में मैं बता देता हूँ क्या बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट को। प्राच्य विद्या शिरारद। ओके, तो नहीं लिखोगे तो ठीक है। प्राच्य विद्या विशारद, प्राच्य विद्या विशारद, ठीक है। क्या करते थे ओरिएंटलिस्ट? लिख लो, भारत का इतिहास लिखने लगे, भारत का इतिहास लिखने लगे। स्टार्टेड राइटिंग इंडियन हिस्ट्री। एग्जाम्पल लिख लो 2 का, विलियम जोन्स, विलियम आर्थर स्मिथ। विलियम जोन्स, विलियम आर्थर स्मिथ, विलियम जोन्स और विलियम आर्थर स्मिथ। ओके, बट ये प्लीज ध्यान रखना कि वो बहुत ही ज्यादा बायस्ड थे एक चीज को लेकर। किस चीज को लेकर बायस्ड होंगे? भारत को क्रिटिसाइज करना। भले ही ट्रांसलेट कर रहे हैं या भारत का इतिहास लिख रहे हैं, तो इतिहास वो ऐसा लिखने लगे जिसमें वो धिक्कारते थे, कुछ नहीं है इनमें। ओके, 4 बातें सही बताते और 6 गलत बताते, ताकि असर पड़ सके अंग्रेजों का, ठीक है। कुछ हद तक ये ठीक भी थे। किस चीज को ये क्रिटिसाइज करते थे? भारत के धर्म को, भारत की जातिवाद को, भारत के इवन भूगोल तक को ये क्रिटिसाइज कर डालते थे, और भारत की सबसे बड़ी संस्कृति को क्रिटिसाइज करते थे कि ये संस्कृति किसी काम की नहीं है और इनको कुछ भी नहीं आता है। ओके, क्योंकि शायद वो हमारा स्तर समझने में कामयाब नहीं हो पाए थे,
राइट, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि भारतीयों को अपने ही इतिहास का शायद सेंस नहीं भी था। ओके, था सेंस कि हमने इतिहास में क्या किया है, लेकिन हम पर्टिकुलर के बजाय जनरल चीजों को ज्यादा महत्व देते थे। ओके, पर्टिकुलर और जनरल में क्या फर्क होता है? एक होता है जनरल इतिहास, जो इतिहास नहीं बोला जा सकता। जैसे आप कोई एक रोड है, उस रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया, या शायद रोज उस रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है। ओके, वो जनरल बात हो जाएगी कि रोज की बात है, ये इतिहास थोड़ा ना होगा, उसमें इतिहास में नहीं लिखेंगे। पर्टिकुलर का मतलब क्या होगा? एक्सीडेंट हुआ, कानून बन गया, वो क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर इतिहास। तो भारतीय जनरल चीजों पर ज्यादा ध्यान देते थे, पर्टिकुलर पर कम ध्यान देते थे। उसके कारण भी हैं। भारत में जो भी आया हमने उसको राजा स्वीकार किया, यूरोप में जो भी आया वो सामने से लड़े कि आने नहीं देंगे। तो जब आने नहीं देंगे और जब सफल हुए कि हमने उनको भगा दिया, तो फिर तो बनता है ना इतिहास लिखना। और भारतीय जो हमेशा सबको कुशाना है, हाँ आप भी राजा, ठीक है, जितने भी आए शाक्यवन आप भी राजा। तो इन लोगों के हिसाब से इंडियंस के बारे में ये राय थी कि इन्होंने ऐसा कुछ खास किया ही नहीं जो ये इतिहास लिखे, खास हमने किया। ओके, जबकि मतलब बहुत अलग था। इन्होंने बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन निकाला था। ये याद रखना, जो मैं अभी आपको लिखवाने वाला हूं वो पूरा ब्रिटेन में पढ़ाया जाता है, और यही स्टडीज एनसीईआरटीज में भी पढ़ाई जाती हैं। सब कुछ गलत है, इसलिए पॉजिटिव भी रखना है, नेगेटिव भी रखना है। हम पूरा नेगेटिव पढ़ेंगे अभी, और वो लिखते लिखते समझ में आएगा खुद के हाथों से, और आखिरी में हम पॉइंट्स लिख लेंगे कि ये गलत भी क्यों है। ओके, चलिए पहली हेडिंग डालिए। आज ये हेडिंग तो ये डाल दी आपने, हिस्ट्री राइटिंग इन इंडिया, भारत में इतिहास लेखन। अब इसका पहला पॉइंट अब शुरू होगा। इंडियन एनवायरनमेंट एंड कोर्स ऑफ इवेंट्स, भारतीय पर्यावरण और घटनाओं का क्रम। इंडियन एनवायरनमेंट एंड कोर्स ऑफ इवेंट्स, भारतीय पर्यावरण और घटनाओं का क्रम। ये सब रीजन है कि क्यों इंडियन राइटिंग स्टार्ट नहीं हो पाई। एक तो भारत का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था कि जरूरत नहीं पड़ी कभी इतिहास लिखने की। ओके, आप इतिहास किसको बोलते हो? कोई जमीन से पत्थर का टुकड़ा जिसको प्रशस्ति कहते हैं वो निकली, और उसमें अशोका के बारे में पढ़ा गया। तो अशोका ने इतिहास नहीं लिखा था, उसने उस वक्त जो किया था वो लिखवाया था। ओके, वो धूल में समय के साथ चला गया, गायब हो गया, क्योंकि लोग जनरल चीजों को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, विशिष्ट को नहीं। भारत के अंदर ओके, प्रिसाइज चीजें पर ध्यान नहीं जाता है, जनरल चीजों पे ज्यादा ध्यान जाता है। राइट, इतिहास अगर देखो तो शायद इजिप्ट की जो सभ्यता थी, मिस्र की, उन्होंने अपना पूरा इतिहास लिखा। हेरोडोटस आज से 2200 साल पहले से पूरा का पूरा इतिहास लिख रहा है। तो इतिहास सब लिख रहे हैं। आईवीसी ने क्यों नहीं लिखा अपना इतिहास? सिंधु घाटी सभ्यता ने कभी भी? कुछ तो कारण रहा होगा कि हम इतिहास में इंटरेस्टेड नहीं है। पहली चीज तो ये हो सकती है कि वो व्यापार में इतने व्यस्त थे, ओके, कि उनको इतना कुछ समय मिला ही नहीं कि अपना खुद का इतिहास लिखे। पर क्वेश्चन बनने लायक चीज है ये, सिंधु घाटी सभ्यता इतनी महान थी, इतनी आगे थी, इतिहास क्यों नहीं लिखा अपना? अंग्रेजों ने इसका एक कारण बताया। कारण ये बताया उन्होंने कि सिंधु घाटी सभ्यता और ग्रीस की सभ्यता बहुत अलग अलग थी। कैसे? ग्रीस को शायद यूनान बोल सकते हैं। स्पेशली मैं ग्रीस की नहीं बात करूंगा, मैं बात करूंगा एथेंस की। ग्रीस जो देश है, यूनान, उसी की राजधानी क्या है? एथेंस। कि एथेंस में जो सभ्यता होती थी, आज भी या उस वक्त भी अंग्रेज अपने आप को यही मानते थे कि हम सब यूनान से ही निकले हुए हैं, ग्रीस से निकले हुए। और एक भावना रहती थी यूरोप के लोगों में कि हम, हाँ, एथेंस, ग्रीक गॉड्स, यहीं से हम आए हैं। और वो चीज उनको बांध के रखती थी एज ए नेशन, देश के रूप में, कि हम यहां से आए हैं। एथेंस का है, ग्रीस में।
उन्होंने बताया कि हम में एकता बड़ी थी और हम पर हमले भी बहुत हुए। किसने किए हम पे हमले? हम पर जो हमले होते थे वो एशिया से होते थे, और वो हमले जो किए जाते थे उसमें एक तो शाक वंश और कुषाण वंश ने भी हम पे हमले किए हैं। कुषाण वंश का इवन आप नक्शा देखोगे ना तो भारत से लेके यूरोप के बॉर्डर तक टच होता है। ये कुषाण है जो कब खत्म हो गए? 4th सेंचुरी में खत्म हो गए थे, जब डिक्लाइन हुआ था बाइजेंटाइन का, व्यापार खत्म हो गया था। तो इन दोनों ने जो कि भारत की ओर से ही आए हैं ने खूब हमले किए, और हर बार ग्रीस ने यानी एथेंस ने इनको हराया या खदेड़ दिया, आने नहीं दिया। तो जब आने नहीं दिया तो क्या होगा? इतिहास लिखना बनता है कि देखो हम कितने महान कि हम किसी को आने ही नहीं देते हैं। लिखो भैया ऐसा किया था हमने, आने ही नहीं दिया इनको कभी भी, और हम सेफ रहे हमेशा सुरक्षित। और तुम भारतीयों के साथ क्या हुआ? ये जब भी आए तुमने इनको राजा माना, तुमने अपोज नहीं किया, तुमने सीधे कहां बिठा दिया? सर पे। कुषाण आए, हाँ आप भी राजा। शाक वंश आया, यस आप भी बहुत अच्छे राजा बनेंगे। इंडो ग्रीक आ गए थे, हिंदू यूनानी, वो भी क्या? डायरेक्ट राजा। तो उसमें से एक बड़ी वो है ना मिनेंडर, एक था इंडो ग्रीक में, मिलिंद नाम रख दिया था उसको। खैर उसके कारण नहीं बताएं, अपन को वैसे भी राजा वाजा से ज्यादा मतलब नहीं रहता है, मालूम है बेकार काम है राजा बनना, सिर्फ जूते खाने पड़ते हैं। तो अपन तो जीवन जियो ऐश की, और इनको ऐसी तैसी करवाने दो, ठीक है। तो हमने हमेशा परमिशन दी, इन्होंने आने नहीं दिए कभी। ये फर्क बना कि हमने क्यों इतिहास लिखा और इन्होंने क्यों इतिहास नहीं लिखा। कोर पे जा रहे हो आप? ये चल रहा है इस वक्त, ठीक है। ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि इंडियंस इस वजह से लिख नहीं सकते थे। इंडिया में भी अपॉर्चुनिटी बहुत थी। दूसरा एक और चीज बोली कि कभी भी भारतीयों को फ्रीलीनेस मिली ही नहीं, कोई ऐसी आजादी मिली ही नहीं कि अब वो अपनी इतिहास लिख सकें। हालांकि ये पूरा सच नहीं है, मिली थी आजादी। आजादी कौन सी वाली? किसी ने कब्जा कर रखा है वो वाली आजादी नहीं। आप अगर चाणक्य की अर्थशास्त्र देखते हो तो वो शायद सिर्फ पॉलिटिक्स में ही घूम रही है, उसमें इतिहास नहीं लिखा है। तो चाणक्य ने सिर्फ किस पे फोकस किया? पॉलिटिक्स पे फोकस किया। चाहता तो इतिहास लिख सकता था, लेकिन उसको एक मकसद था और उसको एक काम करना था, इसलिए किया। कालिदास को देख लो तो एक वो लिटरेचर में चले गए पूरी तरीके से, कविताएं वो सब, गद्यांश पद्यांश वगैरह स्टार्ट हुआ था। उसमें भी हमें हिस्ट्री का एसेंस दिख सकता है, लेकिन केवल उस वक्त की बातें और कविताएं दिखती हैं केवल, ओके। वो भी राजनीति से ही बायस्ड है, राजनीति नहीं बोलेंगे हम, उसको लिटरेचर बोलेंगे। जो भी रहता था, अर्थव्यवस्था को मैं या चाणक्य को मैं पॉलिटिक्स की तरफ ही रखूंगा, और ये जो कालिदास है ना, इनको लिटरेचर में रखना पड़ेगा आपको, पॉलिटिक्स में नहीं रख सकते आप। हाँ तो लिटरेचर, जैसे विलियम शेक्सपियर होता है लिटरेचर, इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर होता है, तो संस्कृत लिटरेचर में रखा जाएगा उसको, राइट। तो बहुत सारे कारण थे। अब आप लिख लो, ये पहले पॉइंट के अंदर डिक्टेशन लिखो। एज पर कीथ के अनुसार, जितना भी आप लिखेंगे ना आज वो सब अंग्रेजों के हिसाब से लिखोगे। एज पर कीथ के अनुसार, इंडियन एटमॉस्फेयर नेवर अलाउड एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। भारतीय पर्यावरण में कभी भी राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिली। इंडियन एटमॉस्फेयर नेवर अलाउड एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। भारतीय वातावरण में कभी राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिली। एज एथेंस, जैसे एथेंस को मिली। एज एथेंस, जैसे एथेंस को मिली। सेलिब्रेटेड इट्स डेमोक्रेसी, जिसने लोकतंत्र को चुना। सेलिब्रेटेड इट्स डेमोक्रेसी, जिसने लोकतंत्र को चुना था। बिकॉज ऑफ दिस फ्री एनवायरमेंट, इस मुक्त वातावरण के कारण, बिकॉज ऑफ दिस फ्री एनवायरमेंट, इस मुक्त वातावरण के कारण
पीपल फ्रॉम एथेंस, एथेंस के लोगों को गॉट मोटिवेटेड टू राइट हिस्ट्री, इतिहास लिखने की प्रेरणा मिली। गॉट मोटिवेटेड टू राइट हिस्ट्री, इतिहास लिखने की प्रेरणा मिली। द पीपल फ्रॉम एथेंस हैड सो मेनी थिंग्स टू फील द ग्लोरी, एथेंस के लोगों को अपने आप का सम्मान करने के लिए बहुत सी चीजें थीं। द पीपल फ्रॉम एथेंस हैड सो मेनी थिंग्स टू फील द ग्लोरी, एथेंस के लोगों को स्वयं के सम्मान करने के लिए कई चीजें थी या कई उपलब्धियां थीं। ऑफ देयर नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद हेतु, ऑफ देयर नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद हेतु, कॉज दे सक्सेसफुली फेल्ड, क्योंकि उन्होंने सफलतापूर्वक विफल किया था। कॉज दे सक्सेसफुली फेल्ड, क्योंकि वे या उन्होंने सफलतापूर्वक विफल किया था। द इन्वेजन ऑफ शाक, पार्थियन, कुषाण, हुण, शाक, पार्थियन, कुषाण और हुणों के आक्रमण का। शाक, पार्थियंस, कुषाण, हुन या हुनाज, HUNAS, हुनाज। तो क्या बोल रहा है ये कीथ कि हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं जिसमें हम ग्लोरीफाई फील कर सके, और उन्होंने ग्लोरीफाई फील करने के लिए उन्होंने वैसे ही बहुत सारे लोगों को रोक रखा था, इसलिए उन्होंने अपना इतिहास लिखा। वेदर दिस थिंग्स वर कंप्लीटली मिसिंग इन इंडिया, और ऐसा कुछ भी भारत में नहीं हुआ है। वेदर दिस थिंग्स वर कंप्लीटली मिसिंग इन इंडिया, और ऐसा कभी भी भारत में नहीं हुआ है। आप सहमत हैं? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान हुआ, या वो बॉर्डर हुई जो इंडिया और कुषाणों के बीच में होती थी। जब इस्लाम धर्म बनेगा तो हमले स्टार्ट हो जाएंगे और रोका जाएगा। ओके, सारी चीजें रहेंगी। दूसरा पॉइंट लिखो अब। दूसरा पॉइंट मतलब भारत ने इतिहास क्यों नहीं लिखा, उसका अब दूसरा पॉइंट। सेकेंड, बिलीफ इन डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म, रीबर्थ एंड फेट, कर्म, पुनर्जन्म और भाग्य के सिद्धांत पर भरोसा। बिलीफ इन डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, रीबर्थ एंड फेट, कर्म, पुनर्जन्म, भाग्य पर भरोसा। आप इसमें लिख लो, द मिसिंग हिस्टोरिकल सेंस अमंग द एंशिएंट इंडिया, भारतीयों में ऐतिहासिक बोध की कमी के कारण, द मिसिंग हिस्टोरिकल सेंस इन एंशिएंट इंडिया, भारतीयों में ऐतिहासिक बोध की कमी के कारण necessarily dependent on the mentalities of Indian people, भारतीय लोगों की मानसिकता दर्शाती थी। necessarily depend on the mentality of Indian, भारतीय लोगों की मानसिकता दर्शाती थी। as most of the time, क्योंकि ज्यादातर समय they were involved in concepts, वे निम्न चीजों में व्यस्त रहते थे। they were involved in the concepts, वे निम्न चीजों में व्यस्त रहते थे। related to कर्म, rebirth and supernatural concept, जो कर्म, पुनर्जन्म और देवताओं के सिद्धांत से जुड़ता था। एंड सम सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट, और देवताओं के सिद्धांत
से जुड़ता था। दिस नेवर अलाउड देम टू थिंक ऑफ अदर डेवलपमेंट्स। इसके कारण वे अन्य विकास पर ध्यान नहीं दे पाए। दिस अलाउड देम, नेवर अलाउड देम टू थिंक ऑफ द अदर डेवलपमेंट्स। इसके कारण वे अन्य विकास पर ध्यान नहीं दे पाए। गोइंग ऑन सोसाइटी, जो समाज में चल रहा था, गोइंग ऑन इन सोसाइटी, जो समाज में चल नहीं रहा था, जो समाज में करना चाहिए था। देखो, आप बिजी हो युद्ध में, राइट? और युद्ध जीतने के बाद, और आपका इंटरेस्ट रहता है युद्ध में, लड़ाई झगड़े में, ये सब होने के बाद क्या होता है? आप एक व्हाट्सएप भी करते हो कि मैंने आज झगड़ा किया, दोस्त को भी व्हाट्सएप करोगे तो आप अपने आप एक इतिहास बनाने की कोशिश करोगे कि जब भी वो दोस्त मेरे बारे में सोचे तो इस युद्ध के बारे में सोचे वो। तो पुराने लोग भी कुछ ऐसे होते थे यूरोप के, जो जिनको युद्ध में बड़ा इंटरेस्ट रहता था, उनको युद्ध ही करना होता था। क्यों? लिखना है। हारेंगे तो नहीं लिखेंगे, लेकिन जीत गए तो लिखेंगे, और सामने वाले का लिखा हुआ बर्बाद कर देंगे, सब खत्म हो जाएगा। ओके, इंडिया इन चीजों में नहीं था। इंडिया अलग लेवल पे चलता था, सुपर नेचुरल, देवता, मंदिर बनवाना, ओके, उसमें भी ज्योमेट्री लगाना, उसमें फिर त्रिज्या वाला काम करना सारा, वैसा उसमें वो बिजी रहते थे और एकदम मस्त बिजी रहते थे, कोई टेंशन नहीं होती थी उनको। 4 हाथी लाए, उसको बोला पत्थर खींच और ऊपर तक चढ़ाना है अपन को, ओके, वो काम चलते थे। तो वो उसी के बारे में लिखेंगे ना। जिसका ध्यान भगवान की तरफ है वो भगवान के बारे में लिखेगा, जिसका ध्यान युद्ध की तरफ है वो युद्ध के बारे में लिखेगा। मतलब इतिहास क्या होता है? हमने ये मान लिया कि युद्ध के बारे में पढ़ना ही इतिहास होता है, जबकि असल में केवल युद्ध के बारे में पढ़ना हिस्ट्री नहीं होती है। ओके, पर कॉन्सेप्शन तो वैसा बना दिया ना, और छोड़ दिया बना के, तो अब फिक्स है वो। तीसरा पॉइंट, बिलीफ इन रेग्रेशन, प्रतिगमन में विश्वास। बिलीफ इन रेग्रेशन, REGRESSION, बिलीव इन रेग्रेशन। रेग्रेशन मतलब होता है प्रतिगमन में विश्वास। रेग्रेशन का अपोजिट होता है प्रोग्रेस। तो भारतीय किस चीज में विश्वास रखते थे? रेग्रेशन में, ना कि प्रोग्रेस में। उसके कारण बहुत अलग हो सकते हैं। अंग्रेजों के हिसाब से प्रोग्रेस क्या होती है? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। मनी नहीं लिखना है आपको, आपको बोलना पड़ेगा भौतिक जरूरतें, पैसा चाहिए था, ये नहीं लिखना है। चीप लगेगा आंसर, खराब हो जाएगा आंसर पूरा। अच्छा चल रहा होगा ना तो भी खराब करके आ जाओगे। पैसा नहीं था, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उनको जीना था, और वही उनके लिए प्रोग्रेस थी। भारत बहुत आगे पहुंच चुका था उस चीज से, और वो क्या चाहते थे? रिग्रेशन, कि केवल यही सच्चाई नहीं होती है। अब फिर वो हिंदू धर्म आ जाएगा फालतू में, ठीक है, तो उसमें पता ही जाएंगे। इनके हिसाब से क्या था? नहीं, हम पहले हंटर गैदरर थे, फिर हमने कृषि सीखी, कृषि सीखने के बाद हमने व्यापार सीखा, व्यापार सीखने के बाद हम मर्केंटलिस्ट बने, फिर कॉलोनाइजर बने, फिर हमने IT तक पहुंच गए। ये है हमारा जीवन का, इंसानों का प्रोग्रेस। हिंदू या इंडियंस में क्या है? रिग्रेशन। ये रिग्रेशन में ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है, क्योंकि दुनिया उसी में फंसी है, ये हिंदुस्तानी जानता है। लेकिन प्योर इंडियन रिग्रेशन की तरफ ही बढ़ेगा। जैसे आप देखो ना, 4 युग होते हैं। पहला होता है सतयुग, जहां कभी भी झूठ नहीं बोला जाता था। एक इंसान नहीं होता था जो झूठ बोलता था। सतयुग के बाद में क्या आया? द्वापर युग, जहां पर कुछ झूठ बोलना शुरू हुआ, और एक आया रावण, ठीक। मतलब हर कोई अच्छे ही थे, लेकिन शायद कुछ बुराई आना शुरू हो गई थी। द्वापर के बाद कौन सा आया? त्रेता। सॉरी, त्रेता आया। त्रेता के वक्त क्या चला? रावण आया। रावण, सॉरी, हाँ, त्रेता युग में आया था। त्रेता के बाद में द्वापर युग आया, झूठ बोलना स्टार्ट हुआ, और बहुत सारे रावण आ गए। 100 रावण आए शायद, ठीक है। युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र,
युधिष्ठिर तो अच्छा था बेचारा, पांडव था, पांडित जी थे वो। धृतराष्ट्र थे, और कौन कौन से नाम हो सकते हैं? सबसे बड़ा नाम शकुनी, मामा। फिर आ गया कलयुग, जिसमें सब खत्म, पाप का घड़ा भर जाएगा जिस दिन, उस दिन कलयुग भी खत्म हो जाएगा और फिर सृष्टि फिर से विनाश में चली जाएगी और फिर से एक जमाना आएगा वापस सतयुग शुरू। अंग्रेजों के हिसाब से हम पे समय का भी ज्ञान नहीं था, ठीक, जबकि हमारे पास समय का अच्छा ज्ञान था। कैसे हो सकता था वो ज्ञान? पहले लिख लेते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड होना है तो हमको क्या, प्रतिगामी तो होना पड़ेगा। हमको पता है कुछ नहीं मिलना, अंत में 80 उम्र के बाद मर जाना है, तो फिर प्रोग्रेस किस बात की? हम वहां तक पहुंच गए थे और यूरोप को लगता था ये तो पीछे जा रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे थे, अपन आगे पहुंच के रुक गए थे कि अब आगे रास्ता नहीं है। और तुम कहां जा रहे हो? तुम जिस चीज को प्रोग्रेस बोल रहे हो वो असल में तुमको पीछे ले जा रही है। ये फर्क था समझने का दो समाज के बीच में, राइट? विजन था अलग अलग। द यूरोपियन वर्ल्ड और सोसाइटी, यूरोपीय विश्व और समाज, ऑलवेज फोकस्ड ऑन मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस, हमेशा भौतिक प्रगति पर ध्यान देते। ऑलवेज फोकस्ड ऑन मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस, हमेशा भौतिक प्रगति पर ध्यान देते। As it used to be the most important part of human society, क्योंकि वह मानव समाज के लिए जरूरी था। As it used to be the most important part of human society, क्योंकि वह मानव समाज के लिए बेहद जरूरी था। Whether Indians believed in idea of regression, बल्कि भारतीय प्रतिगामी सोच रखते थे। वेदर इंडियंस बिलीव्ड इन आइडिया ऑफ रेग्रेशन, जबकि भारतीय प्रतिगामी सोच रखते हैं। इन टर्म्स ऑफ मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों के अनुसार। इन टर्म्स ऑफ मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों की बात करें तो that is the reason that Indians avoided to write about materialistic world. यही कारण बना कि भौतिक विश्व के बारे में भारतीयों ने कभी नहीं लिखा। That is the reason that, यही कारण बना that Indians avoided to write, कि भारतीयों ने कभी भी to write about materialistic world, भौतिक विश्व के बारे में नहीं लिखा। which is definitely most important for history, जो असल में इतिहास के लिए जरूरी होता है। which is definitely important for history, जो असल में इतिहास के लिए जरूरी होता है। अंग्रेजों की भाषा समझ में आ रही है? क्या कहना चाह रहे हैं वो? ओके, उनके हिसाब से हिस्ट्री वही होती है जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ी हुई होती है। चौथा पॉइंट, प्रेफरेंस टू जनरल रेदर देन पर्टिकुलर, विशिष्ट के बजाय सामान्य पर ज्यादा ध्यान। प्रेफरेंस टू जनरल रेदर देन पर्टिकुलर, विशिष्ट के बजाय सामान्य पर ज्यादा ध्यान। कोई भी एक हिस्टोरियन होगा वो क्या चुनेगा? पर्टिकुलर चुनेगा या जनरल? जनरल मैंने आपको बताया, जनरल का मतलब होता है हर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा, या हर रोज आप जगह एक ही रास्ते से निकल रहे हो, वो जनरल चीजें हैं। ओके, किसी दिन उस जगह से कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति निकला, कोई हादसा ऐसा हो गया जो देश दुनिया तक पहुंच गया, वो क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर। हिस्टोरियन कहाँ ध्यान देता है? पर्टिकुलर पर, विशिष्ट पर। अब इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? जनरल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। विशिष्ट क्या होता है? विशिष्ट कुछ नहीं होता है, भले ही बहुत कुछ हुआ हो इतिहास में, पश्चिम से बहुत आए, बाबर आया तो इतिहास बना, ठीक है, बहुत सारे लोग। अब आप बोलोगे मोहम्मद बिन कासिम भी तो आया था सर 712 में, आया था,
आया तो उसकी वजह से समाज में कुछ असर आया, इसलिए कुछ इतिहास पढ़ा जाता है। क्या उसने पूरा ही बदल दिया? नहीं, इसलिए उसकी जितनी हद थी उस तक पढ़ा हमने। बाबर को क्यों पूरा पढ़ना पड़ा? वो आया तो उसने पूरे डायमेंशन ही चेंज कर दिए थे। मुगल्स आना स्टार्ट हो गए थे, मुगलों का साम्राज्य स्थापित हो गया था। नहीं तो ट्रेडर कितने आए होंगे, व्यापारी एक एक को पढ़ने बैठेंगे क्या? नहीं पढ़ सकते। और वो हमारे लिए जरूरी भी था क्योंकि रोज आते थे ट्रेडर्स, तो क्या हो गया? जनरल। लेकिन किसी एक ट्रेडर के आने से कुछ विशिष्ट हुआ? हिस्ट्री। ये फर्क है। जनरल जब भी होता है तो वो इतिहास नहीं होता है, इतिहास विशिष्ट होना चाहिए। ओके, लिख लो इसमें, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन माइंड वॉज, भारतीय मानसिकता हमेशा सामान्यतः की ओर बढ़ी। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन माइंड वॉज ऑलवेज प्रिफरिंग जनरल, भारतीय मानसिकता हमेशा सामान्य चीजों पर बढ़ी। ऑलवेज प्रिफरिंग द जनरल नॉट द पर्टिकुलर, ना कि विशिष्ट। नॉट पर्टिकुलर, ना कि विशिष्ट। पांचवा पॉइंट, फिलॉसफी ऑफ लाइफ निगेशन, जीवन मिथ्या दर्शन। फिलॉसफी ऑफ लाइफ निगेशन, NEGA, फिलॉसफी ऑफ लाइफ निगेशन, जीवन मिथ्या दर्शन। क्या मानते अपन? जीवन ही क्या है? मिथ्या है, झूठ है। लिखो, इन इंडिया द निर्वाण, भारत में निर्वाण, और बोलो शब्द बताओ, निर्वाण कहाँ का शब्द है? बुद्ध धर्म का। निर्वाण की प्राप्ति मतलब मर गया, लेकिन शायद भगवान मिल गए उनको या वो खुद ही बन गए। मोक्ष की प्राप्ति। तो दूसरा लिखो, मोक्ष एंड सैल्वेशन। इंग्लिश वाले सैल्वेशन लिख दो, तीसरा शब्द दो, हिंदी वाले दो ही शब्द लिखेंगे क्योंकि मोक्ष का मतलब ही इंग्लिश में सैल्वेशन होता है। ऑलवेज यूज टू बी बिगर गोल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, हमेशा मानव के बड़े लक्ष्य बने रहे। ऑलवेज यूज टू बी बिगर गोल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, हमेशा मानव के बड़े लक्ष्य बने रहे। फुल स्टॉप। दे ऑलवेज लेस फोकस्ड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्होंने आर्थिक विकास पर कम ध्यान दिया। दे ऑलवेज फोकस्ड लेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्होंने आर्थिक विकास पर कम ध्यान दिया। Which stopped them to write history, जिसके कारण वे उन्होंने इतिहास नहीं लिखा। Which stopped them writing history, जिसके कारण उन्होंने इतिहास नहीं लिखा। Full stop. Spiritualization was there, आध्यात्म का प्रभुत्व था। Spiritualization was there, आध्यात्म का प्रभुत्व था। छठा पॉइंट, 8 पॉइंट है कुल। छठा, लैकिंग रैशनैलिटी, तर्क शक्ति की कमी। लैकिंग रैशनैलिटी, तर्क शक्ति की कमी। भारतीयों की तारीफें हैं सारी। हम में क्या था? हम में क्या है? तर्क शक्ति की कमी। क्योंकि हमसे कुछ भी पूछा जाए, सपोज अर्थशास्त्र के लेखक कौन? चाणक्य। चाणक्य ने किसको राजा बनाया? चंद्रगुप्त को। क्यों? उसी को क्यों? कहानी है वो तो। राजा बना है, बदला तो ऐसे भी लेसन मार देता। राजा बना के ही बदला क्यों लूंगा? और ये राजा बनेगा तो कैसे बनेगा? सबसे बड़ी चीज, ईश्वर का आदेश है इसीलिए बनेगा। राजा क्या होता है? राजा किसकी वजह से होता है? ईश्वर के आदेश की वजह से होता है। तो भारतीयों के बारे में अंग्रेजों ने एक और परसेप्शन निकाला कि उनसे कुछ भी पूछो और तर्क संगति में जाओ, तो अंत में क्या बोलते हैं? ऊपर वाले की इच्छा। तो
तो मतलब ये तर्क भी नहीं कर सकते, इनमें कोई तर्क वितर्क करने वाली क्षमता नहीं होती है। ओके, तो अब रैशनैलिटी ही नहीं होगी, तर्क संगतता ही नहीं होगी, तो इतिहास को कैसे लिखेंगे? ये हर चीज में आखिरी में लिख देंगे भगवान की इच्छा थी, ठीक है? हाँ ठीक है, मुस्लिम भी यही लिखते थे स्टार्टिंग में, ग्रीक भी स्टार्टिंग में यही लिखते थे, बट समय के साथ साथ जैसे जैसे वो लोग गॉड के बाद थोड़े थोड़े रैशनल होने लगे कि हाँ हमें तर्क थोड़ा दिखाना पड़ेगा। ओके, इंडियन रैशनैलिटी बहुत लेट आई है, कुछ भी पूछो भगवान की मर्जी है, आज भी है वो, ठीक है? हिस्ट्री क्या होता है, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। हिस्ट्री का मतलब है ये पता लगाना कारण, कॉजेज। जब कारण का पता ही नहीं चल पाएगा और सब कुछ भगवान ने कर दिया है वो हो जाएगा, तो हिस्ट्री लिखोगे कैसे आप? कारण लिखना बहुत जरूरी होता है। लिख लो, एनी नरेटिव विच इज नॉट टॉकिंग अबाउट कॉज, किसी भी कहानी में यदि कारण की बात ना हो, एनी नरेटिव विच इज नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉजेशन, किसी भी कहानी में यदि कोई कारण ही ना दिया गया हो, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज हिस्ट्री, तो उसे इतिहास नहीं माना जा सकता। एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि रामायण और महाभारत को क्या बोल देते हैं? मिथ्या। मिथ्या मन से लिखा है, फिलॉसफी झाड़ी है, ऐसा बोलते हैं। कोई कृष्ण नहीं था, जबकि इंडियन बिलीफ्स में है कि थे, इसीलिए तो हम इतना आगे बढ़ चुके हैं। किसी नकली कहानी को करोड़ों लोग सुने और मान जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, सबने माना उस समय भी। दिस अप्रोच कैन ओनली कम विथ रैशनैलिटी, कारण केवल तर्क शक्ति से ही आ सकता है। दिस अप्रोच कैन ओनली कम विथ रैशनैलिटी, कारण केवल तर्क शक्ति से ही मिल सकता है। विच वॉज ऑलवेज मिसिंग इन इंडिया, जो भारत में कभी था ही नहीं। विच वॉज ऑलवेज, कितनी दया आ रही होगी ना आपको अंग्रेजों को, कितनी कोशिश करी उन्होंने समझने की। मैक्स मूलर बेचारा, वो भारत ही नहीं आया लेकिन उसने संस्कृत सीखी, इतने सारे लोग सब कन्वर्ट करा और आखिरी में ये निकाला उन्होंने, हम तो ये समझे ऐसे हैं भारतीय। एज फॉर एवरी चेंज, क्योंकि हर बदलाव के लिए सुपरनेचुरल पावर्स वर रिस्पॉन्सिबल, भगवान ही जिम्मेदार थे। एज फॉर एवरी चेंज, क्योंकि हर बदलाव के लिए सुपरनेचुरल पावर्स वर रिस्पॉन्सिबल, ईश्वर या भगवान ही कारण बनते थे। उनको बोला कारण चाहिए ना तुमको, कारण भगवान है। सातवां पॉइंट क्या हो सकता है? और खामियां निकालो भारत की। द प्रॉब्लम ऑफ क्रोनोलॉजी, कालानुक्रम की समस्या। द प्रॉब्लम ऑफ क्रोनोलॉजी, कालानुक्रम की समस्या। अब वेस्टर्न लोगों को, पश्चिमी लोगों को ये बिलीफ था, ये मानते थे, वेस्टर्न हिस्टोरियंस आज भी मानते हैं कि पुराने समय में भारतीयों को समय का ज्ञान नहीं था। ओके, समय क्या होता है, समय जैसी चीज क्या होती है, इसका ज्ञान ही नहीं है इनको, इसीलिए क्रमबद्ध तरीके से अपने इतिहास को कभी लिख ही नहीं पाए। ओके, टाइम के बिना इतिहास नहीं लिखा जा सकता, ये तो क्लियर है। समय चाहिए आपको और उस समय से जोड़ना पड़ेगा। समय क्यों जरूरी होता है हिस्ट्री में? बिकॉज सर्टेनली अगर मैं बोलता हूँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, तो अचानक से मैच होता है कि हाँ उस वक्त कौन होगा और उस वक्त समाज कैसा चलता होगा, क्योंकि समय के साथ समाज बदला है। तो मैं आपको समय बताऊंगा तो आप अंदाजा तो लगा सकते हो कि समाज कैसे चला होगा। 10,000 साल पीछे बोलूंगा तो आप सोचोगे ना कि हंटर गैदरर से आए ही होंगे और किस अभी कृषि सीखेंगे, यही चलेगा, एग्रीकल्चर्स वगैरह सीखेंगे। तो उस वक्त वैल्यू का अंदाजा नहीं था उनको। जैसे 6th सेंचुरी BC की बात करूं, भगवान बुद्ध
मौजूद हैं। ओके, और सबसे बड़ी बात यह है कि बुद्ध भगवान बुद्ध जब आए, अपने उपदेश देना उन्होंने सारनाथ वगैरह वहाँ सब स्टार्ट किया, एक ऐसा इशू उनके सामने आया था कि एक महिला उनके सामने आई थी जो उनके संघ में जुड़ना चाहती थी। बुद्ध भगवान ने बोल दिया था कि संघ में एक महिला नहीं जुड़नी चाहिए, और अगर जुड़ी तो बौद्ध धर्म 500 साल भी नहीं चलेगा। ये उन्होंने बोला, ऐसा उनके शिष्य ने बताया कि बुद्ध ने ऐसा बोल रखा है। ठीक, तो अब आप सोचोगे यार बुद्ध तो नेगेटिव आदमी, बड़ा ही बेकार आदमी हो गया है तो बुद्ध भगवान, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आज अपन करते हैं और वो उस वक्त ऐसा बोल रहे थे। कुछ गलत नहीं है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो आज से 2400 साल पहले, 2600 साल पहले महिलाओं की स्थिति क्या होगी, और महिला अगर किसी संघ में जुड़ जाए तो उस महिला की हालत क्या हो सकती थी। उस वजह से बौद्ध ने बोला था कि महिला नहीं जुड़नी चाहिए, क्योंकि शायद समाज अभी तैयार नहीं है। समाज को अब समाज आज तैयार नहीं है। आप 2600 साल पहले की बात कर रहे हो। सब होती थी, पढ़ेंगे ना उसके बारे में भी कि सती प्रथा कब शुरू हुई, और उस सती में भी कौन सती हुई, कौन नहीं, कौन बच गई, कहाँ कितने केसेस हुए, सब पढ़ने पड़ेंगे, बहुत डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। राइट, तो ये है, मतलब आप समझ गए ना। आप टाइम देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस वक्त समाज कैसा था किसी के लिए। ओके, तो हमारी प्रॉब्लम क्या थी, हमें तो समय ही नहीं, हमें तो समय का ही ज्ञान नहीं था। राइट, जबकि आपको अगर थोड़ा सा ध्यान दो ना, टाइम क्लियर पिक्चर दिखा देता है, और हम जिस समय की बात कर रहे हैं वो समय उनके पास भी नहीं था। मुहूर्त का नाम सुना है कभी? हम टाइम प्रिसाइज इतने खतरनाक होते थे कि 1 सेकंड इधर उधर नहीं होना है तो शादी बिगड़ जाएगी, और वो हमको कह रहे थे कि हमको समय का ज्ञान नहीं था। मुहूर्त कब से चल रहा है? बहुत पहले से चल रहा है, हमेशा से ही चल रहा है। जब से हिंदुत्व आया तो मुहूर्त होता था, पर वो क्या होता था, बड़ा ही छोटे समय का टाइम होता था, 1 सेकंड, वो मुहूर्त कहते हैं उसको। 1 सेकंड इधर उधर नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ देखें तो कलयुग, सतयुग, जो इतना लाखों वर्ष वाला टाइम स्केल, तो एक टाइम स्केल बहुत बड़ा बन गया और एक टाइम स्केल बहुत छोटा बन गया। हिस्ट्री लिखने के लिए ना बड़ा लगता है ना छोटा टाइम स्केल लगता है, वो जो बीच का टाइम स्केल था वो हमारे पास नहीं था, ऐसा फिर उन्होंने कहा। फिर से गलत हो गए वो। संवत भी बने अलग अलग, शक संवत, विक्रम संवत, ये सब बने हैं। कुछ 72 में आए, कुछ 52 में आए, 58 में आए, ठीक है, वो सब भी था। तो ये सब वेस्ट वाले, क्या प्रॉब्लम क्या हुई होगी उनको, वो बड़े बड़े काल नहीं समझ पाए कि ये क्या है, वो छोटे छोटे टाइम नहीं समझ पाए, मुहूर्त को नहीं समझ पाए, और अगर शक और विक्रम संवत को समझने की कोशिश करी तो वो अपने टाइम से उसको मिला नहीं पाए, तो उनको सब फालतू का लगा। तो क्या हो गया, इंडिया के बारे में क्या हो गया, इनको समय का कोई ज्ञान नहीं है। अभी सिर्फ 5-10 दिन इतिहास क्या होता है वही समझाऊंगा मैं, क्योंकि वो आपका बेस बना देगा। आगे जो भी पढ़ेंगे ना उन सबको ये लगाना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है ना? इसलिए इतना जहर देख रहे हैं अपन इन लोगों का। चलिए लिख लो, इसमें 2 पॉइंट हेडिंग रह गई बस। द इंडियन पीपल वर नेवर पर्टिकुलर अबाउट टाइमिंग। भारतीय लोगों को समय की महत्ता का ज्ञान नहीं था। द इंडियन पीपल वर नेवर पर्टिकुलर अबाउट टाइमिंग। भारतीय लोगों को समय की महत्ता का ज्ञान नहीं था। बट इफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स आर रिटन इन क्रोनोलॉजी, और यदि वे इतिहास क्रमबद्ध तरीके से लिखते, बट इफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स आर नॉट रिटन इन क्रोनोलॉजी, सॉरी मैंने हिंदी में गलत बोल दिया है, प्लीज सही करना। इफ द हिस्टोरिकल इवेंट आर नॉट रिटन इन क्रोनोलॉजी, यदि इतिहास काल क्रमानुसार नहीं लिखा जाए,
यदि इतिहास क्रमानुसार नहीं लिखा जाए, इट इज मीनिंगलेस, तो अर्थहीन है। इट इज मीनिंगलेस, तो अर्थहीन है। ऑल्दो इंडियंस वर वेरी पर्टिकुलर एटलीस्ट इन रिचुअल्स, हालांकि भारतीय कुछ कर्म कांडों में समय को महत्व देते थे। ऑल्दो इंडियंस वर वेरी पर्टिकुलर एटलीस्ट इन रिचुअल्स अबाउट टाइमिंग, हालांकि भारतीय किसी यज्ञ में समय को महत्व देते थे या कर्मकांड में समय को महत्व देते थे अबाउट टाइमिंग, एंड एट द सेम टाइम, किंतु उसी वक्त, बट एट द सेम टाइम, किंतु उसी वक्त, दे हैड द नोशन ऑफ साइक्लिक टाइम, वे चक्रीय समय को भी मानते थे। दे हैड द नोशन ऑफ साइक्लिक टाइम, वे चक्रीय समय को भी मानते थे। चक्रीय समय मैंने आपको बता दिया, चारों लिख लो युग फटाफट। सतयुग ब्रैकेट में लिखना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। बट बोथ द टाइम फ्रेम्स आर प्रॉब्लमेटिक, किंतु दोनों समय खंड समस्यापूर्ण रहे। बट बोथ द टाइम फ्रेम्स आर प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि दोनों समय समस्यापूर्ण रहे। एज आइदर इट इज टू स्मॉल और टू बिग, क्योंकि या तो बहुत छोटे या बहुत बड़े रहे। रिचुअल छोटा समय, यज्ञ में 15 मिनट, जो भी उनके रिचुअल्स हैं, मुहूर्त, और द्वापर युग लाखों साल, ये देखा उन्होंने। पैराग्राफ चेंज। ऑल्दो इन सम इंस्टेंस, हालांकि कुछ मामलों में, इंडियंस हैव सून हैड देयर टाइम कंसर्न्स, भारतीयों ने समय के महत्व को पहचाना। इंडियंस हैव सून हैड देयर टाइम कंसर्न, भारत ने जल्द समय की महत्ता को पहचाना। सच एज डिफरेंट एराज, जैसे कि विभिन्न काल, सच एज डिफरेंट एराज, जैसे कि विभिन्न काल, ब्रैकेट, कौन कौन से संवत लिखो, पहला शक, शाक संवत, कौमा विक्रम संवत, कौमा तीसरा कौन सा है, गुप्त संवत, ब्रैकेट क्लोज। एंड समटाइम्स, और कभी कभार, दे हैव ट्राइड टू ट्रेस द इवेंट, विशिष्ट मामलों का भी समय रखा। दे हैव ट्राइड टू ट्रेस द इवेंट, विशिष्ट घटनाओं का भी समय रखा। लाइक डेथ ऑफ बुद्ध, जैसे बुद्ध की मृत्यु। डेट में टेंशन मत लिया करो, ऊपर ऊपर की डेट पता है ना, बहुत होता है। ओके, प्रिसाइजली जाना हो तो बुद्ध की मृत्यु का समय बोला जाता है ये, इसके बीच कहीं, मानते हैं ऐसा। फिर लिखो लाइक इनकोरोनेशन ऑफ अशोका, अशोका की ताजपोशी। इनकोरोनेशन या कोरोनेशन ऑफ अशोका, अशोक की ताजपोशी, 268 BC। हालांकि पहले ही बन गया था राजा, है ना, राजा पहले बन गया था वो, बाद में ताजपोशी करी थी उसने, कुछ साल पहले बना था। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं आपके जिसमें आपको आंसर फ्रेम करना है अपना। ठीक है, ऐसे ही चलना चाहिए आपका आंसर। तो ये होता है हिस्टोरिकल सेंस अमंग इंडियंस, भारतीयों में जो इतिहास को लेके सेंस था
वो था ही नहीं। ठीक, क्वेश्चन आए तो आपको बताना आ जाना चाहिए कि सेंस नहीं था, ये पॉइंट्स होते हैं। अब आगे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देखो पुराणों लिखे हुए हैं, इन प्राचीन किताबें लिखी हुई हैं, बायोग्राफी लिखी है लोगों ने अपनी खुद की कि हमने क्या किया, ओके, तो हम वो सब करेंगे। हमको पूरा वो कलहन की राज तरंगिनी को इवेल्युएट करके देखना है कि उसमें क्या लिखा है, उसकी किस तरीके से वो बढ़ती चली गई। तो अब ये सब एक्सेप्ट अगर आप करते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। आप अपने आंसर में ये लिखो, लेकिन लिखने के बाद ये बताओ कि ये दृष्टि किसकी थी, ओके, ये सोच किसकी थी, ये हमारी नहीं थी, ये उन अंग्रेजों की थी जिनके नाम हमने लिखे हैं। समझ गए? और फिर अंत में लिखना पड़ेगा कि इन चीज़ों से हम सहमत हैं भी और नहीं भी हैं। तो अब हम क्यों सहमत नहीं हैं इन सारे पॉइंट से, आखिरी हेडिंग डाल दो। निगलेक्ट करना है आपको, एक्सेप्ट कर दिया ना कि मैं मानता हूं ऐसा है, तो आपको बोलेगा कॉलोनाइजर है ये, अंग्रेजों की औलाद, ठीक है, ये पूरी तरीके से मान रहा है कि भारतीय ऐसे थे। निगलेक्ट करना है, लिखो निगलेक्शन ऑफ दीज पॉइंट्स, इन बिंदुओं को नहीं मानने के तथ्य, निगलेक्शन ऑफ दीज पॉइंट्स, बिंदुओं को नहीं मानने के तथ्य। बस 4 पॉइंट लिख लो। पहला, टू एन एक्सटेंट, कुछ हद तक, दिस ब्लेम बाय ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट द्वारा लगाए गए आरोप, दिस ब्लेम बाय ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट द्वारा लगाए गए आरोप। ओरिएंटलिस्ट क्या हो गया, एक कीवर्ड हो गया है, आप ये यूज करोगे ना तो देखने वाला समझ जाएगा कि सही जा रहा है तुम्हारा आंसर, फिर वो इतना ध्यान नहीं देगा, वो समझ जाएगा कि सब सही चल रहा है। सीम्स ट्रू, सच लगते हैं, सीम्स ट्रू, सच लगते हैं, बट इट कुड नॉट बी एक्सेप्टेड एज इट इज, किंतु इन्हें वैसा ऐसा ही नहीं मानना चाहिए या पूर्ण सत्य नहीं मानना चाहिए, बट इट कुड नॉट बी एक्सेप्टेड एज इट इज, इन्हें वैसा ही सत्य नहीं मानना चाहिए। एज पर रोम्यूला थापर, रोम्यूला थापर के अनुसार, इफ पुराण आर स्टडीड विथ रेस्पेक्ट, यदि पुराणों का अध्ययन किया जाए, इफ पुराणाज आर स्टडीड विथ रेस्पेक्ट टू स्टेट फॉर्मेशन, यदि पुराणों का अध्ययन किया जाए राज्य निर्माणों को देखकर, विथ रेस्पेक्ट टू स्टेट फॉर्मेशन, राज्य निर्माणों को देखकर, कॉमा, द इकोनॉमिक चेंजेस, आर्थिक बदलावों को देखकर, कॉमा, इट कुड बी प्रूव्ड वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल कंटेंट, तो यह एक प्रमुख ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाते हैं। पुराणों को आप कैसे देखोगे, कैसे कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, राज्य बने ऐसे कॉन्टेक्स्ट में देखो, अर्थव्यवस्था ऐसी थी ऐसे कॉन्टेक्स्ट में देखो, तो आपको क्या लगेगा, पुराण भी क्या होते हैं, एक तरीके से इतिहास की किताबें ही होती हैं। ओके, भविष्य में बताने के लिए नहीं लिखे थे, बस वो उस समय रिकॉर्ड्स मेंटेन किए थे कि इस वक्त ये है। दूसरा पॉइंट, दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड दैट, ऐसा नहीं माना जा सकता कि द एंशिएंट इंडियंस हैड ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक टाइम्स, कि प्राचीन भारतीयों के पास चक्रीय समय का ही सिद्धांत था। That the ancient Indians had only the concept of cyclic times, कि प्राचीन भारतीयों के पास चक्रीय समय का ही सिद्धांत था, not the linear times, और सामान्य समय का नहीं, not the linear times, और सामान्य समय का नहीं। ऐसा नहीं मान सकते कि इंडियंस के पास में क्या क्या नहीं था, सामान्य समय का ज्ञान नहीं था, और केवल कौन सा ज्ञान था, बड़े समय का। तीसरा, द एंशिएंट इंडियन राइटिंग्स, प्राचीन भारतीय लेखन,
द एंशिएंट इंडियन राइटिंग्स, प्राचीन भारतीय लेखन, हैड एम्पल ऑफ स्टफ, में कई जानकारियां हैं, हैड एम्पल ऑफ स्टफ, में कई जानकारियां हैं, रिगार्डिंग इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की, रिगार्डिंग इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की, विच कुड बी कंसिडर्ड एज हिस्टोरिकल, जिसे इतिहास मान सकते हैं, जिसे इतिहास माना जाना चाहिए, विच कुड बी कंसिडर्ड एज अ हिस्टोरिकल कंटेंट, इतिहास माना जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो ना, हिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा क्या नजर आएगा? पॉलिटी, यानी राजा, राजा ने किए युद्ध, यही नजर आता है, मतलब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो। हमारे इतिहास में ये कम नजर आएगा और ज्यादा नजर क्या आएगा? हमारा समाज कैसा था। तो पॉलिटी हमारे यहां शिफ्ट होके क्या हो जाती है? सोसाइटी, समाज की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है। जबकि इतिहासकार क्या मानते हैं? ये होना चाहिए। ये तो तुमने देखा ही नहीं, ये प्रिसाइज था ना। हम किसकी बात करते हैं? जनरल। तो जनरल की बात करेंगे तो हम सबकी बात करेंगे, सबकी बात करेंगे तो सारे वर्ण आएंगे, वर्ग आएंगे, प्रथाएं आएंगी जो जनरल है सबके लिए। तो इतिहास भारत का कैसा दिखता है? हर चीज लिखी हुई है, लेकिन क्या है वो? जनरल। ओके, समय के साथ जो कर्म कांड है वो कहाँ बदले? क्यों? क्योंकि जनरल इतिहास चला आया है। राजाओं के नाम भूल चुके हैं, जनरल इतिहास चला आया है वैसा का वैसा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है। सोशल हिस्ट्री देखो ना, अंग्रेजों को देखोगे तो राजा और युद्ध दिखेंगे, भारत को देखोगे तो सोसाइटी ज्यादा दिखेगी। आपकी पुरानी किताबों में, रामायण में नहीं दिखती समाज कैसा होना चाहिए, महाभारत में नहीं दिखा समाज कैसा होना चाहिए। किस चीज पर बल डाला गया? समाज या राजनीति पर ज्यादा बल डाला? नहीं डाला। राजनीति दिखेगी जरूर महाभारत में, लेकिन बल फिर भी किस पे रहेगा? समाज पे ही रहेगा। ओके, तो आज हिस्ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। पहले इतिहास को क्या माना जाता था? केवल यही इतिहास है। अब धीरे धीरे इतिहास के अंदर आ रहा है मानव इतिहास, समाज, सामाजिक इतिहास, समाज के आम लोगों की सोच, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आम लोगों के लिए भला किया, वो सब चीज़ें आ रही हैं। महात्मा गांधी को पढ़ोगे तो ये तो है ही, लेकिन साथ में ये भी होगा, समाज होगा ही होगा। और भारत में समाज को की इतिहास को ज़्यादा बताया गया। आखिरी पॉइंट, एज फार एज हिस्टोरिकल कॉजेज आर कंसर्न, जब तक कि इतिहास के कारणों की बात है, एज फार एज हिस्टोरिकल कॉजेज आर कंसर्न, जब तक इतिहास के कारणों की बात है, जब तक कि इतिहास के कारणों की बात है, डेफिनेटली पीपल लाइक कलहन ट्राइड टू डिस्कस हिस्ट्री, तो निश्चित ही कलहन जैसे लोगों ने इतिहास पर विचार किया है। डेफिनेटली पीपल लाइक कलहन ट्राइड टू डिस्कस हिस्ट्री, तो निश्चित ही कलहन जैसे लोगों ने इतिहास पर विचार किया है। विद दैट अप्रोच, अपनी सीमाओं में, फुल स्टॉप। ठीक है, कल भी हम यही कंटिन्यू करेंगे। इतिहास होता क्या है वही चल रहा है अभी, ठीक है, लेकिन जब कहानियाँ शुरू होंगी तब एंटरटेनमेंट शुरू होगा। अब आगे पढ़ेंगे अपन मिडीवल इंडिया, उसके फीचर्स, राइटिंग्स, मिडीवल इंडिया में कैसी राइटिंग्स होती थी, ओके, कितने स्कूल्स होते थे अलग अलग, उनको पढ़ा कैसे जाता था, सब पढ़ना रहेगा। वो काम अपन कल करेंगे, ऑप्शनल है, कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, ऐसे ही चलता है वो। ऑप्शनल मतलब हंसी मजाक का खेल नहीं है बिल्कुल भी, बहुत अलग लेवल पे जाना पड़ेगा अपन को। ठीक, डन।